तो आज हमने जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है उसका नाम है कपल। इस टॉपिक के अंदर हम एक स्पेशल फोर्सेस को स्टडी करने वाले हैं जिनको हम कपल फोर्सेस कहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि किन फोर्सेस को हम कपल फोर्सेस कहते हैं और साथ ही साथ उन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत सिंपल है, तो चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वुडन प्लैंक है, जैसे मैं आपके अब सामने यहाँ बना रहा हूं, और ये जो पॉइंट है ये आपका फिक्स पॉइंट है। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इस फिक्स पॉइंट को हम पिवट पॉइंट कहते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक फोर्स अप्लाई करी एट ए सुटेबल पॉइंट। ऑफ कोर्स मैं ये जो पिवट पॉइंट है इसके थ्रू नहीं इसको बनाऊंगा, बिकॉज हम जानते हैं अच्छी तरीके से अगर कोई फोर्स हमारे पिवट पॉइंट के थ्रू होके जाती है तो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पिवट पॉइंट वो 0 हो जाता है और वो टॉर्क प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो अगर ये बात आपको नहीं पता तो काइंडली जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसको जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने इन्हीं मतलब चीजों के बारे में बातचीत करी है। सो मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, और हमें पता है जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी आपकी रोटेट करती है, एंड इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज जो है इसकी जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, तो बॉडी बेसिकली आपकी एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। देखिए, जब कभी भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि न्यूटन का एक थर्ड लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, जो ये कहते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब इस लॉ के मुताबिक अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो हमें सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मिलती है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बॉडी आपकी रोटेट कर रही है उस दौरान भी जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स हमेशा एक्ट करेगी। तो अब हमने ये जानना है सबसे पहले कि वो रिएक्शन फोर्स आपकी कहां एक्ट करती है और उसके वजह से अगर कोई टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो वो कितना होता है। देखिए, सबसे पहले मैंने जो फोर्स अप्लाई किया है, जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो उसको हम पहली बात तो एक्शन कहते हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना एक्शन और रिएक्शन के बीच में। जो आपने अप्लाई किया है उसको हम एक्शन कहेंगे। और अब बात रह जाती है कि सर ये तो हमारा एक्शन हो गया, बट रिएक्शन कहां होगा। रिएक्शन हमेशा आपका एक्ट करता है एट द पिवटेड पॉइंट, और यू कैन से दैट कि आपका जो रिएक्शन फोर्स है, जो आपका रिएक्शन है, रिएक्शन में मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा आपका, जो कि अगर यहां पे एफ है तो ये भी यहां पे एफ ही रहेगा, बट ये हमेशा जब भी पास करेगा पिवट पॉइंट से ही पास होके जाएगा। अब इस कंडीशन में रिएक्शन फोर्स क्योंकि पिवट पॉइंट के थ्रू पास होके जा रहा है, इसकी वजह से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट 0 हो जाता है। मैं जानता हूं अभी भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि सपोज करो ये आपका पिवट पॉइंट है और अगर मान लीजिए ये जो फोर्स है मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, तो पिवट पॉइंट से लेके इस फोर्स के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देखेंगे हमें यही कैलकुलेट करना होता है, और टॉर्क के टाइम पे हम इसी फोर्स और इसी डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालते हैं। बट अगर यही फोर्स मान लीजिए खिसका कर मैं यहां पे ले जाता हूं तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया। अगर मैं और इसकी तरफ लेके जाऊंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और कम हो जाएगा, लेकिन अब वही फोर्स मैं इसके थ्रू पास करूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी बिल्कुल 0 हो जाती है। और वही चीज रिएक्शन फोर्स के साथ भी हो रहा है। रिएक्शन फोर्स के केस में वो हमेशा आपका पिवट पॉइंट के थ्रू पास होके जाता है, इसकी वजह से टॉर्क बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स हमेशा 0 होगा। तो काइंडली नोट कर लीजिए, दैट इज टॉर्क ड्यू टू रिएक्शन फोर्स इज 0। और अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट या पिवटेड पॉइंट इज 0। तो काइंडली ये जो मैंने स्टेटमेंट यहां लिखी है इसको आप नोट कर लीजिए।
कभी कभार आपसे इसके बेसिस पे कोई ना कोई सवाल पूछा जा सकता है, तो आप उसका जो है प्रॉपर आंसर देंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे एक्शन एक्ट करता है और किस तरह से रिएक्शन जो है यहाँ पे एक्ट करता है और रिएक्शन कहाँ पास करता है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। अब इस कंडीशन में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम कपल है। तो कपल किसको कहा जाता है या कपल फोर्सेस किसको कहा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब किसी एक बॉडी के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं, देखिए टू इक्वल मतलब एक ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स, दोनों इक्वल है, एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करती हैं एंड दो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही लाइन पर दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही है, ऐसा नहीं, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आपकी ये फोर्सेस एक्ट करनी चाहिए। तो इन फोर्सेस को कपल फोर्सेस कहा गया है। तो क्या क्या कंडीशन चाहिए? पहली बात, हमें क्या कंडीशन चाहिए कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होनी चाहिए, अपोजिट फोर्सेस होनी चाहिए। एंड नंबर टू, एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, टू डिफरेंट एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट। तो इन ये जो फोर्सेस होती है हम लोग क्या कहेंगे? कपल फोर्सेस कहेंगे। तो अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि सर इसका मतलब है कि जब भी बॉडी रोटेट करती है तो हमेशा कपल फोर्सेस एक्ट करती ही करती हैं, तो आंसर है यस। बिना कपल फोर्सेस के कभी भी बॉडी आपकी रोटेट नहीं कर सकती। मतलब ये कि अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करना चाहते हो तो हमारे पास एक पेयर ऑफ फोर्स हमेशा होता है। लेकिन ये बात सच है कि जब हम इन पेयर फोर्सेस को स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि जो हम एक्शन लगाते हैं उसकी वजह से टॉर्क ऑफ कोर्स होगा, लेकिन जो रिएक्शन होती है उसकी वजह से टॉर्क कभी भी नहीं होता है। बट ये बात सच है कि किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए हमेशा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हमेशा एक्ट करती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं ताकि आपकी और क्लैरिटी बढ़े इस चीज को लेके। मैंने फिर से वही स्केल ले लिया है या वही वुडन प्लैंक मान लीजिए आप, मैंने ले लिया यहां पे और बिल्कुल सेंटर पे मैंने अब इसको पिवट कर दिया है। अब ऐसे कंडीशन के अंदर मैंने एक फोर्स यहां पे लगाई F1, इसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको मैं F मान लेता हूं, और एक फोर्स मैंने यहां पे भी अप्लाई करी है वो F2 है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है एग्जैक्टली सेम है इस वाले के। अब क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मैंने अप्लाई करी हैं इसलिए ये आपका एक्शन होगा और ये भी आपका क्या होगा? एक्शन ही होगा। अब सवाल ये है कि सर एक्शन तो आपने दिखा दिया, अब रिएक्शंस के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, रिएक्शन हमेशा किसके थ्रू पास करेगा? पिवट पॉइंट के थ्रू पास करता है और वो मेरे एक्शन के हमेशा ऑपोजिट होता है। तो अगर मैं F1 की बात करता हूं तो F1 क्योंकि नीचे से ऊपर एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो रिएक्शन है, मैं इसको रिएक्शन के लिए F1 डैश कर देता हूं, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। बट कहां एक्ट करेगा? पिवट पॉइंट पर एक्ट करेगा और मतलब उसके थ्रू पास करेगा और इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। तो ये क्या है? आपका रिएक्शन है। सो दिस वन इज योर रिएक्शन। किस फोर्स का रिएक्शन है? वो इस फोर्स का रिएक्शन है। और वही बात अगर मैं इस F2 की करूंगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे एक्ट कर रहा है, तो यहां पे नीचे से ऊपर आपका यहां पर ये आपका रिएक्शन फोर्स होगा इस F2 का, जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा बट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। किसके थ्रू पास कर रहा है? पिवट पॉइंट के थ्रू पास होकर जा रहा है। अब आप देख सकते हो कि एक ही लाइन पर दोनों फोर्सेस आपकी एक्ट कर रही हैं। ये तो वैसे भी एक दूसरे से कैंसिल होगी बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज सेम थी। एंड इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि दोनों के दोनों जो है वो पिवट पॉइंट के थ्रू ही पास होकर जा रहे हैं। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस ऑटोमेटिकली आपका जीरो ही है। तो हम इसको वैसे भी कंसिडर नहीं करने वाले। बट अब यहां पे मेरे पास दो फोर्सेस हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये वाली फोर्स है और ये वाली फोर्स है, दोनों अप्लाइड फोर्सेस है, दोनों एक्शन फोर्सेस है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और दोनों के दोनों ही टू डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रही हैं। तो इन दोनों फोर्सेस को मैं कपल फोर्सेस कहूंगा। ये दोनों क्या है? मेरी कपल फोर्सेस है। और इस कपल फोर्स की वजह से जो बॉडी है वो बहुत आसानी से आपकी रोटेट करती है। अब मैं बोल रहा हूं आसानी से क्या मतलब है? देखिए, सपोज कर लीजिए कि अगर यही सिचुएशन होती और अगर एक ही फोर्स होता तो टॉर्क क्या होता? सिर्फ इतना आप करते, फोर्स इंटू ये वाला डिस्टेंस कर देते तो आपका टॉर्क आता। लेकिन क्योंकि अब आपके पास एक एडिशनल फोर्स यहां पे एक्ट कर रही है और एक एडिशनल डिस्टेंस हमें मिल रहा है, तो इसकी वजह से हमें एक एडिशनल टॉर्क मिलता है जो प्रीवियस टॉर्क के अंदर ऐड हो जाता है। मतलब नेट टॉर्क बढ़ जाएगा और जितना टॉर्क बढ़ता है बॉडी उतनी ही आसानी से आपकी रोटेट करती है।
ठीक है। तो कपल फोर्सेस हमेशा आपके टॉर्क को बढ़ाने के काम आती है, जिसकी वजह से बहुत इजीली आप बॉडी को रोटेट कर सकते हो। अब सवाल यह है कि सर कपल फोर्सेस तो समझ में हमें आ गई हैं, बट उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो एक अगेन सिंपल सा, इसमें डेरिवेशन करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको मुझे बताना है कि ये कैसे आया, तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए बेटा, ये हमारा पिवट पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर पे हमारा पिवट पॉइंट मैंने बना दिया है। यहां पर एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ, और सिमिलरली यहां पर एक फोर्स एक्ट कर रही है आपकी। ये ए पॉइंट मान लेता हूं, ये ओ पॉइंट मान लेता हूं, ये मैं बी पॉइंट मान लेता हूं। सो अगर मैं इस फोर्स, देखो अगर मुझे क्या निकालना है, नेट टॉर्क निकालना है, नेट टॉर्क निकालना है मुझे। तो नेट टॉर्क निकालने के लिए पहले मैं निकालूंगा टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस एफ, देन टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस एफ, एंड क्योंकि दोनों के दोनों अगर आप देखें इस फोर्स की वजह से नीचे एक्ट कर रहा है, तो मतलब ये एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, और ये मान लो ऊपर एक्ट कर रहा है, बट ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो नेट टॉर्क जिसको हमने निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ कपल भी इसको कहा जाता है। तो उस मूवमेंट ऑफ कपल को निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है, पहले फोर्स को उठाना है, जैसे मैंने ये फोर्स को उठाया, ठीक है, इनटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पिवट पॉइंट तक का, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया AO, प्लस करना है। वाई एम डूइंग प्लस, बिकॉज दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ही आपके रोटेट कर रहे हैं, और वैसे भी एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस साइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये मैं इस F की बात करूं, ठीक है, ये वाले F की बात कर रहा हूं अब मैं, तो ये F लिया जाएगा इनटू इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OB, इसको कंसिडर किया जाएगा। तो यहां से मैंने F कॉमन निकाल लिया, तो ये आएगा AO प्लस OB। इस केस में ये दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, तो F इंटू AB हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये जो आपके पास AB है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्सेस के बीच का, इसको कपल आर्म कहा जाता है, कपल आर्म कहा जाता है। तभी हम कहते हैं कि अगर मोमेंट ऑफ कपल मुझे कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ कपल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें चाहिए आइदर फोर्स, मतलब इधर फोर्स कोई भी मतलब एक फोर्स कंसिडर कर लीजिए आप अपना, इनटू कपल आर्म किया जाएगा। ऐसा करने से आप अपना मोमेंट ऑफ कपल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए या तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, नहीं जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि भाई जितने फोर्सेस हैं सबके इंडिविजुअल टॉर्क्स निकाल लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो टॉपिक था इसको समझना था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारी कपल फोर्सेस एक्ट करती हैं, उनके रिएक्शंस कहां पे एक्ट करते हैं, उनके टॉर्क्स क्या होते हैं, और उन कपल फोर्सेस की वजह से अगर मुझे मोमेंट ऑफ कपल निकालना है, अगर टॉर्क निकालना है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।